what is cytology? Cyto means cell, or logy means study. So cytology means study of a cell. So what is cell? Cell जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किसी भी बॉडी का, और सेल की हमारे पास जो है ना दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, दूसरा यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है इनके अराउंड, इनके जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती, और इसके अलावा इनके अंदर जो है ना स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज भी नहीं होते। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इनके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज होते हैं। ओके और जो हमारे पास सेल है इसके दो इम्पोर्टेंट मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसमें साइटोप्लाज्म होता है और दूसरा इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है वो बेसिकली सेमी फ्लूइड होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर तीन इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज के बाद जो सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास वो है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी भी सेल के अंदर होते हैं और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। उसके बाद हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज जो हैं इनके फीचर्स ये होते हैं कि ये लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये सेल की परमानेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, और हर जो ऑर्गेनेली है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है सेल के अंदर। तो जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं, सेल की ऑर्गेनेलीज दो टाइप्स की होती हैं। एक जो टाइप है वो हमारे पास मेम्ब्रेनोस होती है, और दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनस होती है। मेम्ब्रेनस वो वाली ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अराउंड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और जो नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं उनके अराउंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो जो हमारे पास पहली ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है वो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसको प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। ये बेसिकली दो लिपिड बाई लेयर की बनी होती है। एक जो लिपिड्स हैं उनकी दो लेयर्स हैं वो आपस में मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाती हैं, और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं। जो एक लिपिड बाई लेयर है उसमें बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल के दो एंड होते हैं। एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है और एक जो है वो हाइड्रोफिलिक एंड होता है। तो ये एक दूसरे को जो है अपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे एक स्ट्रक्चर को ड्रा करें, मॉलिक्यूल्स को ड्रा करें, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक लेयर है और ये हमारे पास सेकंड लेयर है। तो इसका जो एक मॉलिक्यूल है ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दूसरा है, ये हमारे पास तीसरा है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी लेयर है उसके भी मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स होते हैं, दो एंड होते हैं। एक एंड जो होता है उसको हम हेड कहते हैं और दूसरे एंड को हम टेल कहते हैं। जो हेड होता है वो बेसिकली हाइड्रोफिलिक होता है, और जो हमारे पास टेल्स होती हैं ये हाइड्रोफोबिक होती हैं। टेल्स जो हैं ये बेसिकली फ्री फैटी एसिड्स की बनी होती हैं, और जो हमारे पास हेड होता है वो हमारे पास ग्लाइसिरोल का बना होता है, और ये एक दूसरे को फेस करती हैं। जो हेड हैं वो आउटर सरफेस को फेस करेगा, और इसके अलावा जो सेल की इनर सरफेस है उसको फेस करेगा। और इन दोनों सरफेस के दरमियान, दोनों लेयर्स के दरमियान वाला जो एरिया होगा वहाँ पे टेल्स प्रेजेंट होंगी, क्योंकि यहाँ पे भी वाटर है सेल के अंदर और सेल के बाहर भी जो है ना वो वाटर प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो दरमियान वाला एरिया होता है इसमें वाटर का जो कंटेंट है वो बहुत थोड़ा होता है, इसलिए ये वाला जो एरिया है वो हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है ना वो एब्सेंट होता है, ये नहीं होता, ना होने के बराबर होता है। और आउटर और जो इनर सरफेस होती है सेल मेम्ब्रेन की वहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी वो हाइड्रोफिलिक होंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रही है ये हमारे पास रेल जो गाड़ी है उसकी जो एक पटरी होती है, रेल रोड जो होता है, बिल्कुल उसकी तरह का जो है ना एक पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। ये एक ट्राई लेमिनर डिस्क जो है ना वो हमें नज़र आएगी। ट्राई लेमिनर मीन्स तीन लेयर्स होंगी, इसमें एक हमारे पास ये वाली, सेकंड जो है वो इन बिटवीन टू लेयर्स, और थर्ड हमारे पास जो इनर मोस्ट लेयर होती है।
तो उसके बाद है हमारे पास लिपिड में सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन। इसके अंदर जो है ना वो मेनली जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स की दो मेन टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास जो है ना वो फास्फोलिपिड्स होते हैं और दूसरा इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है वो कोलेस्ट्रॉल मालिक्यूल्स का होता है। इसके अलावा जो सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं वो दो टाइप की होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एक टाइप जो है उनको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे और दूसरी टाइप को हम इंटेग्रल प्रोटीन्स कहेंगे। जो हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली पेरिफेरी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। जो इंटेग्रल मेम्ब्रेन्स हैं प्रोटीन्स हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। वो एक सरफेस से लेकर दूसरी सरफेस को पास करती हैं। यहाँ पे जैसे कि दिया गया है कि ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये स्कैटर्ड होती हैं, ये कोई एक जगह पे प्रेजेंट नहीं होंगी, ये पूरी मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना वो स्कैटर्ड होंगी, फैली हुई होंगी, बिखरी हुई होंगी और एक दूसरे के साथ जो है ना वो एंकर्ड भी होती हैं। लिपिड बाइलेयर के साथ भी ये एंकर होती हैं, जुड़ी होती हैं। और इफ़ दे स्पैन द लिपिड बाइलेयर फ्रॉम वन सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू द अदर सरफेस दे आर नोन एज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लेयर बन रही है, एक लिपिड बाइलेयर की जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं इमेजिनरी। तो इसमें ये होगा कि कुछ प्रोटीन्स हैं वो ऑल द वे उस मेम्ब्रेन को जो है ना वो स्पैन करती हैं। ये हमारे पास कुछ टेल्स हैं हेड के बाद, इसी तरह की जो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स आएंगी वो ये ऑल द वे थ्रू द मेम्ब्रेन ये स्पैन करती हैं। और इनको हम जो है वो इंटेग्रल प्रोटीन्स कहेंगे बिकॉज दे आर एंकर्ड। और ये जो हैं ये एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकती हैं, जस्ट लाइक एक फ्लूइड के अंदर जो डिफरेंट मोज़ेक्स प्रेजेंट होते हैं उनकी तरह। इसलिए इस मॉडल को हम कहते हैं कि हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कवर्ड होती है ऑन इट्स आउटर सरफेस बाय ए सेल कोट। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन की शेप में होंगे और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में होंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ मिलेंगे तो उनको हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ मिलेंगे तो उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे। ये दोनों चीज़ें आपस में मिलके एक कोट बनाती हैं जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। और ये सम जो हमारे पास कुछ सेल्स जो होते हैं उनके अराउंड ये प्रेजेंट होता है एज ए सेल कोट। उसके बाद हमारे पास आएंगी सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स may be attached to each other by the different type of junctions। इसके बाद हमारे पास आते हैं जंक्शंस। जो एक सेल की मेम्ब्रेन है वो दूसरे सेल की मेम्ब्रेन के साथ डिफरेंट जंक्शंस के ज़रिए अटैच होगी, जिनको हम लेटर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर उन सेल जंक्शंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फ्री बॉर्डर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अगर आप एक सेल लेते हैं तो सेल की दो सरफेस होती हैं, एक जो है ना बेजल सरफेस है और दूसरी हमारे पास फ्री सरफेस है। जो फ्री सरफेस है ये यूजुअली ल्यूमिन वाली साइड पे प्रेजेंट होगी, और जो अटैच सरफेस है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी नीचे की तरफ, जो इनकी इंफीरियर साइड है। जो इसका फ्री एंड है सुपीरियर वाला ऊपर वाला, उसके ऊपर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी जो कि डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट होती हैं, जिनमें माइक्रोविलाइज प्रेजेंट हो सकती हैं, सिलियाज प्रेजेंट हो सकते हैं और फ्लैजेलास प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये इसके फ्री बॉर्डर, सेल मेम्ब्रेन के फ्री बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट होंगे। अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप सेल मेम्ब्रेन अपीयर्स एज ए पिंक, थिन पिंक। लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो पिंक कलर की आएगी, और इसके अलावा अदर सेक्शंस के अंदर भी इसकी स्टेनिंग जो है वो पिंक आएगी। उसके बाद हमारे पास है फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, के जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसके कौन कौन से फंक्शन हैं। तो सबसे पहले ये है कि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये आइसोलेशन करवाती है ऑफ द सेलुलर कंटेंट फ्रॉम द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमारे पास सेलुलर होम्योस्टेसिस के लिए जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके कुछ कंटेंट हैं इसके अंदर, और ये हमारे पास एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो एक सेल के कंपोनेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उससे ये सेपरेट या आइसोलेट करती है। उसके बाद ये है कि सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है और कंट्रोल द पैसेज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल। जो सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पैसेज को ये कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर जो सोडियम का कंटेंट है वो बहुत थोड़ा होता है,
और सेल के बाहर सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये कंट्रोल करती है कि सोडियम आउटसाइड पे कम मूव होगा और इनसाइड पे कम मूव होगा। इसके अलावा इसकी एबिलिटी ये है कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने देती है और डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेल से लीव होने देती है। इसी तरह कुछ सब्सटेंसेस को सेल से के अंदर एंटर होने देगी और कुछ को जो है ना वो रोक देगी। तो ये फीचर जो है, इस फीचर को हम सिलेक्टिव परमेबिलिटी कहते हैं। उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को और उसके अलावा ऑक्सीजन को और इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये रिमूव करती है सेल से। बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए ये रिमूव या जो है ना वो गेन करेगी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। उनमें पहला जो मेथड है वो है हमारे पास एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में ये होता है कि सेल्स, ये हमारे पास सेल है, साइटोसिस मीन्स सेल के अंदर रिलेटेड टू सेल, एंड एंडो मीन्स इनसाइड, यानी कि जो सेल है वो बाहर से कुछ प्रोडक्ट्स को अपने अंदर मूव करेगा, तो ब्रिंग्स इनसाइड दी सेल मैक्रोमॉलिक्यूल। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर मूव होंगे। तो ये दो टाइप की मूवमेंट होती है। एक में जो है वो फ्लूइड मूव होगा। अगर एक सेल है और अगर ये फ्लूइड को अपने अंदर मूव करता है तो उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये हमारे पास पाइनोसाइटोसिस है। इसी तरह अगर वो सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर मूव करता है तो उस कंडीशन को या उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये हमारे पास सेल ईटिंग है या ये फैगोसाइटोसिस है। उसी तरह हमारे पास अगर एक सेल अंदर की तरफ कुछ कंपोनेंट को मूव कर रहा है उसको हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर वही सेल अपने कुछ कंपोनेंट्स को बाहर की तरफ मूव कर रहा हो तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक्सोसाइटोसिस है। ये अगर हमारे पास एक सेल है और इसके कुछ कंपोनेंट्स या ग्रेन्यूल्स या कुछ केमिकल्स इसने बनाए हैं और वो सेल से बाहर मूव करना चाहता है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक्सोसाइटोसिस है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। तो सेल जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ प्रोटीन जो हैं वो इंटेग्रो प्रोटीन जो हैं वो एज ए रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं। वो जो हैं वो प्रोटीन बेसिकली रिसेप्टर्स होती हैं फॉर द डिफरेंट हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसके अलावा जो हमने पहले पढ़ा कि जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो सेल के अराउंड एक कोट बनाती हैं। उस कोट को हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। उसका फंक्शन ये होता है कि सेल की रिकग्निशन के अंदर और सेल की एडहेजन के अंदर वो हेल्प करता है। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है नर्व्स की और मसल सेल्स की। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होते हैं और कैरी करते हैं फंक्शन ऑफ कंडक्शन। फॉर एग्जांपल एक इंफॉर्मेशन सेल की अगर एक लोकेशन पे यहाँ पे अगर सेल को कोई स्टिमुलस मिला है तो उसकी वजह से सेल जो है की मेम्ब्रेन एक्साइटेबल होगी, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और उस एक्शन पोटेंशियल को वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगी। इस मूवमेंट को हम सेल फंक्शन ऑफ कंडक्शन कहेंगे। इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट होगी। उसके बाद जो सेकेंड हमारे पास ऑर्गेनेली है वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस है किसी भी सेल का। इसके अराउंड भी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्मूथ होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर सिस्टर्ना क्रिस्टास और शेल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ड्रा करें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसकी एक आउटर लेयर है और एक हमारे पास इनर लेयर है। तो ये जो आउटर लेयर है ये बेसिकली स्मूथ है और जो इनर लेयर है इसके अंदर जो है ना वो शेल्स होंगी और डिफरेंट क्रिस्टाइज होंगे। उसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वो फिल करता है इंटीरियर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और उसके अंदर डीएनए और आरएनए और राइबोसोम्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैपेबल होता है डिवीजन के और मल्टीप्लिकेशन के। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर इसका अपना डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोमल मशीनरी प्रेजेंट होती है, डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो कि एनर्जी रिच एटीपी प्रोड्यूस करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। इसके अलावा इनको, जैसे कि हमने पहले कहा कि इनको हम पावर हाउस कहते हैं सेल का, क्योंकि यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होती है और एटीपी जो है मेन सोर्स है एनर्जी का। उसके अलावा
इनके जो नंबर हैं वो सेल टू सेल वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो लिवर सेल है उसके अंदर अप टू एक सेल के अंदर अप टू 1000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो ये एक थ्रेड लाइक है या रॉड लाइक अपीयरेंस देंगे। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास ऑर्गेनेली मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म के अंदर है वो है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इंटर कम्युनिकेटिंग मेम्ब्रेनस ट्यूब्स होती हैं एक दूसरे के, ये मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एक दूसरे के साथ जो है ना वो कम्युनिकेट करती हैं। इसके अलावा इनके अंदर वेजल्स होते हैं और सिस्टर्नाज होते हैं। और रफ अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होंगे और उनकी आउटर सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी जो आउटर सरफेस आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट राइबोसोम्स है वो अटैच हो सकते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है और डिफरेंट राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेज देते हैं। वहाँ पर उस प्रोटीन की ग्लाइकोजाइलेशन होती है, सल्फेशन होती है और फिर इसको गाल्जी अपरेटस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। गाल्जी अपरेटस फर्दर इसकी मॉडिफिकेशन करेगा और इसको पैक करेगा। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो उन सेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास प्लाज्मा सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और एंटीबॉडीज़ इनकी जो नेचर होती है वो हमारे पास प्रोटीन होती है। अब प्लाज्मा सेल जो हैं वो प्रोटीन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए वहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ये है कि ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर इनका की रोल प्ले होना है। इसके अलावा ओके तो जो हमारे पास चौथा ऑर्गेनेली आ रहा है जो कि मेम्ब्रेनस होता है और वो है हमारे पास गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस को हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और गोल्गी अपरेटस के 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास फ्लैटेंड सेक्युलर पार्ट होता है और दूसरा हमारे पास ट्रांसफ़र और माइक्रोवेजिकुलर पार्ट होता है फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और तीसरा जो पार्ट होता है वो हमारे पास सेक्रेटरी वेजिकल्स होती हैं जो कि लार्ज होती हैं और टुवर्ड द फ्री बॉर्डर ऑफ द सेल वो उधर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हमारे पास आएंगे फंक्शंस ऑफ द गोल्गी अपरेटस। जो हमारे पास गोल्गी अपरेटस है उसका जो मेन फंक्शन है यहाँ पे वो ये है कि ये ऐड करता है शुगर पार्ट टू द सर्टन प्रोटीन। जो सर्टन हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर शुगर को ऐड करेगा। इसके अलावा ये पैकेज और कंसंट्रेशन करवाएगा सिक्रेटरी प्रोटीन्स की, वो वाली प्रोटीन्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस कर रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो हमारे पास प्रोटीन्स आ रही हैं उनकी कंसंट्रेशन और उनकी पैकिंग जो है वो गोल्गी अपरेटस के ज़रिए होती है। इसके अलावा ये फॉर्म करता है लाइजोसोम्स को अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। ये जो है ना ये पेल एरिया होता है नियर द न्यूक्लियस और इंटेंसली बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म जो है ना वो उसके साथ नेगेटिवली जो गोल्गी इमेज है वो प्रोड्यूस होगी इन प्लाज्मा सेल्स। फिफ्थ जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं वो हमारे पास है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम जो हैं ये बेसिकली डाइजेस्टिव ऑर्गेनेलीज हैं सेल के। ये सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये टाइनी स्फेरिकल मेम्ब्रेनस वेजिकल्स होते हैं और ये इसके अंदर 40 से ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिनमें एसिडेज, प्रोटीएज और लाइपेजेस वगैरह होती हैं और इनके जो नंबर हैं इनकी जो क्वांटिटी है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर होंगे। फैगोसिटिक सेल्स के अंदर ये इनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और नॉन फैगोसिटिक सेल के अंदर ये कम होंगे। और ये बेसिकली इंटरसेलुलर डाइजेशन की लोकेशन है, यहाँ पे डाइजेशन होती है और ड्यूरिंग द लाइफ अगर एक सेल जो है वो अलाइव है
तो ये जो है ये फेगोसाइटोज्ड, दे ब्रेक द फेगोसाइटोज मटेरियल, एक जो फेगोसिटिक मटेरियल सेल के अंदर मूव हुआ है उसको ये ब्रेक डाउन करेंगे उसकी। और प्राइमरी जो लाइजोसोम्स है अगर वो फेगोसोम के साथ मिलेगा तो सेकेंडरी लाइजोसोम बन जाएगा और उसकी डाइजेशन के बाद वो रेजिडुअल बॉडी बन जाएगी। इसके अलावा इनका काम ये है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनेलिज जो कि पुरानी हो चुकी हैं और वो डेड हैं उनको जो है ना ये वो नोट करेगा, फॉर एग्जांपल ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोफैगोसाइटोसिस के ज़रिए डाइजेस्ट करेगा। इसके अलावा ये सुसाइड बैग्स होते हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं सेल्स को फ्रॉम द हाइड्रोलिटिक इफेक्ट ऑफ देयर एंजाइम्स। और जो हमारे पास एक लाइजोसोम्स होता है उसके अंदर एंजाइम जो हैं वो अगर सेल के अंदर रिलीज़ हो जाएं तो वो उस सेल के डिफरेंट कंपोनेंट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसलिए लाइजोसोम्स की जो मेम्ब्रेन है वो उसके एंजाइम्स को जो है ना वो इनएक्टिवेट कर देती हैं और अपने जो सेल है उसको हाइड्रोलिटिक इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती हैं। और दे में रिलीज देयर एंजाइम आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर उसको रिलीज कर सकती हैं। एंड दैट हैपेंस इन द ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो हमारे पास जो सेल्स हैं उनके अंदर जो है वो अल्कलाइन फास्फेटेज जो और कार्बोनिक हाइड्रेज जो एंजाइम होते हैं उनको सेल के बाहर मूव करते हैं जो कि मिनरलाइजेशन को जो है ना वो डिस्टर्ब करते हैं, कैल्सिफिकेशन को डिस्टर्ब करेंगे। उसके बाद आफ्टर द डेथ जब एक सेल जो है उसकी डेथ हो जाती है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्ट मार्टम ऑटोलिटिक चेंजेस। फॉर एग्जांपल एक सेल जो है अगर वो डेड हो गया तो उसके अंदर लाइजोसोम्स है, डेथ के बाद वो लाइजोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज होंगे और फर्दर जो है वो पोस्टमार्टम ऑटोलिटिक चेंजेस उसकी वजह से अपीयर होंगी। तो और इसके बाद आती हैं कुछ क्लिनिकल डिजीज़ हैं जिनमें लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है। देयर इज़ अ जेनेटिक लैक ऑफ सर्टन एंजाइम दैट नॉर्मली डिग्रेड सेल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सेल है उसके अंदर ये लाइजोसोम्स हैं। लाइजोसोम्स जो हैं ये बेसिकली इनके अंदर लाइपेज एंजाइम है। वो लाइपेज क्या करेगा कि वो सेल के अंदर जो फेगोसोम्स हैं जिनके अंदर लिपिड है उनको डिग्रेड करेगा। लेकिन अगर लाइपेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है तो उसकी वजह से सेल के अंदर जो लिपिड्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। उस कंडीशन को हम लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ कहेंगे कि उसमें जो लाइजोसोम्स की वजह से स्टोरेज है वो इंक्रीज़ होगी है उनकी डेफिशिएंसी की वजह से। और इसकी वजह से डिफरेंट मेंटल और विजन की इम्पेयरमेंट होती है, मेंटल इम्पेयरमेंट होती है और इसके अलावा मस्कुलर वीकनेस जो है ना वो आ सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेसिकली मेम्ब्रेनस इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं और इनका साइटोप्लाज्मिक बेजोफिलिया स्टेनिंग के ऊपर नहीं आता और ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते और ये कनेक्ट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इनको आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली आइडेंटिफाई सेपरेट नहीं कर सकते। इनका मेन फंक्शन ये है कि जो स्मूथ हैं वो स्टीराइड एस से स्मूथ और एस से स्टीराइड हार्मोन की सिंथेसिस करवाते हैं, इसलिए ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर इंक्रीज अमाउंट के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ड्रग की इंटॉक्सिफिकेशन लीवर के अंदर ये करवाएंगे, डिफरेंट ड्रग्स जो हैं उनको डिटॉक्सीफाई करेंगे स्मूथ एंजाइम। इसके अलावा ये ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म लीवर और मसल के अंदर करेंगे। ग्लाइकोजन से जो है वो ग्लूकोज बनाएंगे और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएंगे। इसके अलावा कैल्शियम रिलीज एंड कैप्चर ड्यूरिंग द मस्कुलर कंट्रैक्शन, जो हमारे पास मसल सेल्स हैं उनके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको कहते हैं, वो कैल्शियम को स्टोर भी करता है और इन दी केस ऑफ नीड वो उस कैल्शियम को रिलीज़ करवाता है जिसकी वजह से मस्कुलर कंट्रैक्शन आती है। तो ये थे हमारे पास मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज। अब जो हमारे पास ऑर्गेनेलिज यहाँ पे आ रहे हैं वो है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज, वो वाले ऑर्गेनेलिज जिनके अराउंड मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। उनमें हमारे पास पहली ऑर्गेनेली जो है वो है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम जो हैं ये बेसिकली बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के और ये इलेक्ट्रॉन डेंस पार्टिकल्स होते हैं और ये कंसर्न्ड होते हैं विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और इसमें दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, एक जो है वो अटैच्ड राइबोसोम्स है और दूसरे राइबोसोम्स हमारे पास फ्री राइबोसोम्स है। जो अटैच राइबोसोम्स हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं और फॉर्म द प्रोटीन दैट आर सिक्रीटेड, जो कि सिक्रीट होती हैं। जो अटैच वाले होते हैं राइबोसोम्स वो वाली प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जो कि सेल के आउटसाइड मूव करती हैं या फिर स्टोर्ड होती हैं सेल के लाइसोसोम्स के अंदर और इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये तीन टाइप्स की प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं। जो हमारे पास फ्री राइबोसोम्स हैं, फ्री राइबोसोम्स हैं वो वाली प्रोटीन बनाते हैं जो कि सेल के अंदर या सेल के साइटोप्लाज्मिक फंक्शन के लिए यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल एक्टिन, मायोसिन और हीमोग्लोबिन वगैरह। इसके अलावा
जो राइबोसोम्स हैं आर फाउंड मेनली अब बाय द राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है और प्रोटीन जो है वो आपस में मिलकर राइबोसोम्स बनाएंगे, और उसकी वजह से, राइबोसोम्स की वजह से इसका जो कलर है वो बेसोफिलिक कलर होगा। वो वाले सेल जिनके अंदर राइबोसोम्स ज़्यादा हैं उनको हम बेसोफिल सेल कहेंगे, क्योंकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं, और बेसोफिलिया क्या, बेसोफिलिक जो स्टेन होगा वो राइबोसोम्स की वजह से होता है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पार्ट है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली का, जो सेकंड कंपोनेंट है वो है साइटोस्केलेटन। साइटो मीन सेल और स्केलेटन मीन स्केलेटन। तो सेल का जो स्केलेटन होता है उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स। ये तीनों चीज़ें मिलकर साइटोस्केलेटन या सेल का स्केलेटन बनाते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट आ रहा है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रो मीन्स स्मॉल, ट्यूब्यूल्स मीन्स ट्यूब्स। सो स्मॉल ट्यूब्यूल्स को हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये सिलेंडर लाइक होती हैं, अनब्रांच ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। और ये बेसिकली माइटोटिक स्पिंडल्स, सेंट्रियोल्स, सिलिया और फ्लैजेला के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और एक जो सेंट्रियोल है वो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, जिसमें 9 सेट होते हैं ट्रिपलेट्स के। 1 2 3 3 जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनके सेट्स होंगे 9 सेट जो हैं वो इन 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिल के एक सेंट्रियोल बनाएंगे। तो ईच सेल कंटेन 1 पेयर ऑफ द सेंट्रियोल। हर एक सेल के अंदर एक पेयर होता है सेंट्रियोल का, जो कि न्यूक्लियस के करीब तरीन प्रेजेंट होता है। जो सेंट्रियोल हैं वो सेल डिवीजन के अंदर रोल प्ले करते हैं, और उसके वजह से स्पिंडल फार्मेशन होती है मेटाफेज के अंदर, और प्रोड्यूस करते हैं सिलिया और फ्लैजेला सेल के अंदर। जो सिलियाज होते हैं वो हेयर लाइक मोटाइल प्रोसेसेस होते हैं। कोई भी जो हमारे पास एक सेल है उसकी जो आउटर सरफेस है वहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस होंगे जो कि सेल की सरफेस के ऊपर होंगी, उनको हम सिलिया कहेंगे। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये बेसिकली मोटाइल होती हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा सीलियम। सीलियम जो है एक सिलिया, उसको हम सीलियम कहते हैं। सीलियम जो है वो 9 पेरिफेरी डबलेट्स और 2 सेंट्रल सिंगलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेरिफेरी के अंदर 9 पेयर होंगे हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और सेंटर के अंदर जो है ना वो सिंगलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और इन सारी स्ट्रक्चर्स के अराउंड जो है वो एक सेल मेम्ब्रेन होती है, और वो ऑल टुगेदर 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो मिलके एक सिलिया बनाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये जो सिलियाज होते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगे तो इनकी फॉर एग्जांपल ये अगर हम एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक सेल लें तो और इन चीज़ों को हम सिलिया क्रिएट करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जो गोबलेट सेल्स हैं उनका प्रोड्यूस किया हुआ म्यूकस होगा। तो इस म्यूकस को ये बेसिकली मूव करते हैं, एक्सपेल करते हैं आउट ऑफ द लंग्स। और उसके अलावा फीमेल्स के अंदर ये मूव करते हैं ओवा को अलोंग द लेमिना। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो हमारे पास फॉलोपियन ट्यूब है और यूट्रस है, वहाँ पे ये ओवा को मूव करते हैं। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्लैजेलम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फ्लैजेलम जो है वो एक लॉन्ग सिलियम होता है, लॉन्गर देन सिलियम, सिलियम से लंबा होता है, और ये स्पर्म की टेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये विप लाइक स्विमिंग मूवमेंट करवाता है। तो ये था हमारे पास पहला कंपोनेंट साइटोस्केलेटन का, माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट नॉन कंट्रक्टाइल हैं और ये साइटोस्केलेटन के तौर पे काम करते हैं। ये सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं, और दे प्रोवाइड द अटैचमेंट बिटवीन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन इन द डेस्मोसोम्स एंड आर यूज्ड इन द ट्यूमर आइडेंटिफिकेशन। जो हमारे पास एक सेल है वो अगर दूसरे सेल के साथ अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक कनेक्शंस, उन स्पेसिफिक कनेक्शंस को हम कहेंगे कि ये है हमारे पास डेस्मोसोम। ये ल्यूमिनल सरफेस से बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ जो इंटर सेलुलर जो ट्रांसपोर्ट है उसको प्रिवेंट करते हैं। दो सेल्स के दरमियान जो ट्रांसपोर्ट हो रही है बीच में से उसको प्रिवेंट करते हैं। और ये जो डेस्मोसोम्स हैं ये बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बने होते हैं। जो थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास साइटोस्केलेटन का वो है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और थिन फिलामेंट, इनमें एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, और या तो ये कंट्रक्टाइल होते हैं या फिर नॉन कंट्रक्टाइल होते हैं। अगर ये कंट्रक्टाइल होंगे तो ये मसल के अंदर प्रेजेंट होंगे, और अगर ये नॉन कंट्रक्टाइल हैं तो ये माइक्रोविलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
इसके अलावा थिन फिलामेंट के बाद यहाँ पे हमारे पास थिक फिलामेंट्स आते हैं। थिक फिलामेंट्स जो हैं वो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, उनका हम मायोसिन भी कह सकते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। तो ये थी हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज में हमारे पास मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज थी और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज थी। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज की जो लास्ट टाइप थी वो हमारे पास थी थिक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो है ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि ड्यूरिंग दी सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो प्रोड्यूस होती हैं, और ये बेसिकली वेजिकल्स होते हैं टेम्परेरी, जो कि इनको हम ग्लाइकोजन, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन जो है वो लिवर के अंदर होगा, और मसल्स के सेल्स के अंदर जो है ना ग्लूकोज की स्टोरेज फार्म होगी ग्लाइकोजन। इसके अलावा एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, एडिपोसाइट्स के अंदर लिपिड जो हैं वो सेल्स के अंदर, जो फैट सेल्स के अंदर जो लिपिड्स होंगे उनको हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूड। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ वेजिकल्स या कुछ इंक्लूसिव प्रोडक्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं, नॉन लिविंग मैटर यूजुअली होता है, वो उनको हम इंक्लूजन्स कहते हैं। तो लिवर सेल और मसल सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन होगा, फैट सेल के अंदर लिपिड्स होंगे, और कुछ पिगमेंट्स जो कुछ कलर्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ कलर जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एक्सोजेनस होता है, दूसरा हमारे पास एंडोजेनस होता है। अगर वो हमारे पास एंडोजेनस है तो उनमें जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास हीमोसिड्रिन है, मेलानिन है और लिपोफुक्सिन है। ये एज रिलेटेड होते हैं लिपोफुक्सिन, और ये सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। कुछ हमारे पास एक्सोजेनस होते हैं जो कि सेल को बाहर से मिलते हैं। उनमें हमारे पास कैरोटीन है, कार्बन पार्टिकल्स हैं, और डिफरेंट पिगमेंट्स ड्यूरिंग टैटूइंग, इनको हम एक्सोजेनस पिगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स है उसको हम साइटोसोल भी कहते हैं। अब हमारे पास है ऑर्गेनेलिज जो हमने पहले पढ़ी। ऑर्गेनेलिज और इंक्लूजन्स को अगर आप ऑल टुगेदर पढ़ेंगे तो उस जो कंपोजिशन के बाद जो सब्सटेंस बनेगा उसका हम साइटोसोल कहते हैं। और साइटोसोल बेसिकली एक सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है जो कि इंक्लूजन और ऑर्गेनेलिज को आपस में जोड़ के रखता है, और इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साइटोस्केलेटन सस्पेंड होता है। तो ये था हमारे पास साइटोप्लाज्म।